विद्या प्लस के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी हिंदी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। हमारा प्रसंग चल रहा था संज्ञा सर्वनाम विशेषण से संबंधित। आइए इसको और ठीक से समझने का प्रयास करते हैं और इसके क्लिष्ट प्रश्नों को भी देखते हैं। मैं एक बार फिर से आपको सावधान कर दूं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये जो शीर्षक हैं, ये शीर्षक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और चूंकि ये जुड़े हुए हैं अतः इनको अलग अलग पढ़ना भी लाभदायक है और इन सबको यदि जोड़ के और इनके पूर्वापर भाव के साथ यदि समझा जाए तो और ज़्यादा अच्छा आप परिणाम पा सकते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण से संबंधित मैंने सामान्य जानकारी एक तरह से इससे पूर्ववर्ती जो वीडियोज़ हैं उनमें हमने दिया है और हम चाहेंगे आज वाले जो संज्ञा सर्वनाम से संबद्ध हमारी बात है उसको आप ध्यान से सुने, क्योंकि आदमी व्याख्याता विद्वान एक ही विषय को 10 दिन बोल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 दिन तक रिपीट कर रहा है, हर रोज़ वो कोई न कोई नई बात आपके सामने रख रहा है जो परीक्षा में प्रश्नव्य है, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे मैं संज्ञा से संबंधित जो 3-4 उसके भाग हैं। संज्ञा आपको सबको पता है, संज्ञा किसे कहते हैं, वस्तुओं के नाम संज्ञा हैं। इसमें देखिए लिंग, वचन, कारक और संज्ञा जो जातिवाचक है उसका व्यक्तिवाचक में बदलना, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में बदलना, जातिवाचक का फिर से भाववाचक में बदलना, ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको सावधान रहना है। ये 6 चीज़ों में से ही प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे संज्ञा के जो विभेद हैं, संज्ञा के बारे में जो एक समग्र दृष्टिकोण है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखें आप, संज्ञा के इस एडवांस मैटर को समझने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए पढ़ाई तब तक पूरी नहीं होती है जब तक उसका स्वाध्याय नहीं किया जाए। इसलिए आपके स्वाध्याय के लिए आप आयोजक से, विद्या प्लस के आयोजकों से आप मांग करें कि आपको सामग्री दी जाए और साथ ही साथ आप विद्या प्लस के आयोजक से ये भी मांग करें कि आपको प्रश्नोत्तर उपलब्ध कराए जाएं, प्रश्न उपलब्ध कराए जाएं, अभ्यास सीट उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि उस अभ्यास के करने के बाद ही आपकी पढ़ाई सार्थक और पूर्णता को प्राप्त करेगी। संज्ञा पे आपने बहुत सारे अध्याय देखे होंगे, पर संज्ञा के बारे में जो प्रश्न बनते हैं और बन सकते हैं उस पर गौर कीजिए। देखिए संज्ञा से संबंधी जो प्रश्न है वो एक कारक से संबद्ध हो सकता है, जिसके बारे में हमने कल विस्तृत चर्चा की थी। एक प्रश्न हो सकता है वचन से संबंधित, वचन ये कारक संज्ञा का हिस्सा है ये। और एक हो सकता लिंग, हम सब लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हम सभी जानते हैं कि लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है, लेकिन इतनी सी बात जो है हर बार परीक्षा में नहीं पूछी जाती। कुछ बात ऐसी भी पूछी जाती है जो हिंदी भाषी होने के बाद भी हम इससे अपरिचित रहते हैं। तो आप देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का किस में बदलना, जातिवाचक में बदलना। और इसी तरह से जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में बदलना। और अगला है भाववाचक का जातिवाचक में बदलना।
भाववाचक का जातिवाचक में बदलना। ये जो शीर्षक आपके सामने है, यानी संज्ञा में कारक जानना है, संज्ञा में वचन जानना है, संज्ञा में लिंग जानना है, संज्ञा में व्यक्ति का जातिवाचक में परिणत होने की व्यवस्था समझनी है, संज्ञा में जाति का व्यक्तिवाचक में बदलने की बात को समझनी है, संज्ञा में भाववाचक शब्द का जातिवाचक में परिणत होने की स्थिति को समझनी है। यही वो चीज़ है जो आपको बढ़त दिलाएगी। और ये सारी चीज़ें बहुत ही, हालांकि ये अगले दर्जे की चीज़ है, हालांकि ये उत्कृष्ट कोटि की है, थोड़ा सा क्लिष्ट संवर्ग में भी आप डाल सकते हैं इसको, लेकिन है बहुत ही सहज सरल समझ पाने में। जैसे आप देखेंगे कारक, जैसा मैंने बताया था, कारक में आपको सबको पता है कि कारक वह है जो एक तरह से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए की जो सूची है, उससे कारक का अवबोध, कारक की समझ हम पाते हैं। लेकिन उसी सरणी से आप कारक में धोखा भी खाते हैं। मैं बता दूं आपको, कर्ता ने कर्म को करण से आपको बुरी तरह से भ्रांत करने वाला ये पैटर्न है, क्योंकि ये पैटर्न सामान्य बच्चों के लिए है जो लगभग 75% कारक की बात को समझ जाते हैं। यदि परिशक अपने पे आ जाए और वो 75% जो चीज़ें हैं, 75% जो चीज़ें हैं जो सामान्य है, उससे हट के 25 पे आ जाए तो आपसे एक भी प्रश्न बनते नहीं बनेगा और कारक का प्रश्न आपका यूं ही चला जाएगा। इसलिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कर्ता की पहचान क्या है। तो कर्ता की पहचान फिर से इसकी आवृत्ति कर देता हूं। कर्ता उसको कहेंगे जिस पर ने लगा हुआ हो, वो कर्ता होता है। ये बात गलत है, क्योंकि ने नहीं लगने पर भी कर्ता हो सकता है। जैसे राम गया, अब राम में कर्ता ने लगा हुआ नहीं, फिर राम गया, राम करता है। तो इसकी परिभाषा याद कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं आपसे बोलूं कि आपके मामा जी ने लाल रंग का शर्ट पहना हुआ है, मैंने देखा है। आपके मामा जी लाल रंग के शर्ट पहने हुए मैंने देखे हैं, ठीक है ना। अब आपसे ये कह दूं मैं कि जो लाल रंग का शर्ट पहना हुआ व्यक्ति है वो तुम्हारे मामा जी हैं, फिर तो तुम्हारे कई सारे मामा हो जाएंगे, क्योंकि हर लाल वाले को आप मामा कहना शुरू कर दोगे। तो लाल वाला शर्ट वाला व्यक्ति तुम्हारा मामा है। ये जो परिभाषा हमने बनाई है वो तत्काल बनाई है छोटे बच्चे के लिए, जिसका क्षेत्र सीमित हो जाए, जिसका दिमाग का ज़्यादा विकास नहीं है। वास्तव में मामा की परिभाषा क्या है? मामा की परिभाषा वो है जो आपकी माता श्री का भाई है, जो आपसे पहले से परिचित है या नहीं है, या जो कम से कम नाम वगैरह से जो है आपसे संबद्ध है, वो असली मामा है, न कि लाल शर्ट पहनने वाला आपका। ये संयोग से थोड़ी सी बात मिलती जुलती है कि आज के दिन जो मामा जी ने जो है वो लाल शर्ट पहना हुआ, इसलिए मैंने परिभाषा बना दी। लाल शर्ट पहने हुए व्यक्ति को मैंने देखा था, वो तुम्हारा मामा था, वही तुम्हारा मामा है। तो जिस प्रकार से यहाँ हर लाल शर्ट वाला आपका मामा नहीं हो सकता है, ऐसे ही हर ने लगा हुआ वाला शब्द आपका कर्ता नहीं हो सकता। हर को लगा हुआ शब्द आपका कर्म नहीं हो सकता है। हर से लगा हुआ शब्द करण नहीं हो सकता है। हर से लगा हुआ शब्द अपादान नहीं हो सकता है। कुछ उल्टे सुल्टे भी हो सकते हैं। उसको यदि आपने समझ लिया, इसके लिए आपको हमारे पूर्ववर्ती वीडियो में जाके चीज़ों को समझना होगा। उसमें कर्ता की परिभाषा, कर्म की परिभाषा, करण की परिभाषा, संप्रदान की परिभाषा सब दी हुई है। तो उसी परिभाषा के संदर्भ में यदि वो परिभाषा आपकी तैयार है तो हम यहाँ कुछ शब्द लेने वाले हैं कारक के, जिसमें से पता चलेगा कि कैसे एक सामान्य लगने वाला शब्द एक अन्य कारक का लगने वाला शब्द वस्तुतः किसी अन्य कारक से संबद्ध है। उदाहरणार्थ मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे गौर से देखें। तुम्हें उनसे मिलने कब जाना था?
कारक से संबंधित समस्या देखिए। दूसरा देखिए, तुम्हें हमने कब ऐसा कहा, तुमसे किसने कहा, तुम्हें उन्होंने क्या दिया, क्या तुम्हें प्यास लगी है, अब देखिए यहाँ पे तुम्हें कितना है, एक तुम्हें, दो तुम्हें, तुमसे तीन, तुम्हें चार, तुम्हें पाँच। ये पांच तुम्हें है, तुमसे है, और इन पांचों में आप पाएंगे कि कारक का वैभिन्न है, कारक की विभिन्नता है, कारक एक जैसा नहीं है। सामान्य विद्यार्थी तुम्हें को पता नहीं किस कारक के संपर्क में ले जाएगा, इसलिए मैं आपको इसकी परिभाषा पे ले जाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देख लें, ठीक है, लेकिन इस वीडियो को ठीक से समझने के लिए इससे पूर्ववर्ती वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, तुम्हें उनसे मिलने कब जाना था, यहाँ पर जो जाना था, जो जाना का जो क्रिया है, इस क्रिया को तुम कर रहा है, तुम्हें कर रहा है। तुम्हें उनसे मिलने कब जाना था, तो जाने की क्रिया को कौन करेगा, तुम्हें करेगा, तुम करेगा, इसलिए तुम्हें जो है ये कर्ता कारक है। तुम्हें क्या है, ये कर्ता कारक है, कर्ता कारक, ये ध्यान रखना है। आप तुम्हें हमने कब ऐसा कहा, तुम्हें का मतलब है कि यहाँ पे यद्यपि तुम्हें जो लिखा हुआ है ये वास्तव में तुम्हें का मतलब उस कर्म वाली परिभाषा पे आइए। कर्ता अपनी क्रिया से जिसे चाहता है, कर्ता अपनी क्रिया से जिसे चाहता है, जिसे चाहत रखता है, जिसे चाहता है, वो कर्म होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कर्ता कौन है, तुम्हें हमने कब ऐसा कहा, हमने कर्ता है, हमने क्या है, कर्ता है, ने भी लगा हुआ है। हमने कहने की क्रिया से, हम कहने की क्रिया से किसको चाह रहे हैं, हम तुम्हें चाह रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें यहाँ पे कर्म होगा। अभी देखा आपने, यहाँ पे कर्ता था तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें कर्म हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि कर्ता अपनी क्रिया से जिसे चाहता है वो कर्म होता है। परिभाषा देखें आप पूर्ववर्ती, उसमें ऐसी ही व्याख्या है। तीसरा देखते हैं, कब ऐसा कहा, तुमसे किसने कहा, तुमसे किसने कहा, यद्यपि यहाँ पे से लगा हो। देखिए, से लगना ये हिंदी भाषा की विशेषता है कि को के भी अर्थ में से लगा दिया जाता है। यहाँ देखिए, तुमसे किसने कहा, किसने करता है, कहने का काम कौन कर रहा है, बहुत ही सरल है, ये बहुत ही सरल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको क्लिष्ट लगे। बस यदि आपने मन में ठाना हुआ है कि यार कारक मेरे समझ में नहीं आया, तो जिंदगी भर समझ में नहीं आने वाला है। यदि आपने ठान लिया कि आज तो कारक को स्पष्ट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, देखते हैं इसको एक बार, दो बार, तीन बार। देखिए, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ये गीता जी का सिद्धांत है, और हिंदी में भी कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। केवल कारक के समझने में नहीं, पूरे परीक्षण को, समूची परीक्षा पद्धति को आत्मसात करने के लिए मन को मजबूत कीजिए और एक योद्धा से जुड़िए जो विजयी हो, है ना। हम योद्धा हैं अपने विषय के, आप हमसे जुड़िए, हम सिखाएंगे। हम सेनापति हमें बनाइए, हम जिता के दिखा देते हैं आपको कैसे लड़ाइयाँ जीती जाती हैं। जो खुद हारे
पटपिटे मरे हुए लोग हैं, वो क्या तुम्हें लड़ाई जिताएंगे? जो योद्धा है उसकी एक हुंकार से लड़ाई जीती जा सकती है। ये सब आत्मबल का खेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आत्मबल का खेल है। तो थोड़ा आत्मबल मजबूत करो और हमारे साथ जुड़ो। ये परीक्षाएं तो आपके नीचे पानी भरेंगी, मैं बता दूं आपको, कहते हैं ना पानी भरना, परीक्षाएं पानी भरेंगी, परीक्षाओं का कोई दम नहीं कि आपका मुकाबला कर सके। तो हमारा ये कहना है कि ये जो तुमसे दिख रहा है इसमें कर्ता कौन है? कहा, कहा क्रिया है, और इसको कहने का काम कर कौन रहा है? किसने, किसने कहा? किसने से सपोज मोहन ने कहा, तो किसने से मोहन आ रहा है, इसका मतलब किसने जो है वो कहा कर्ता, कहा क्रिया का कर्ता है। भाई कहा जो क्रिया है इसको करने वाला कौन हो सकता है? किसने ही होगा, क्योंकि किसने से मोहन अर्थ आ रहा है, किसने का मतलब मोहन ने कहा। तो चूंकि मोहन के लिए किसने आया हुआ है, इसलिए हम यदि परोक्ष रूप से देखें, इनडायरेक्ट रूप में देखें, तो किसने जो है कहा का कर्ता है। तो हमें कर्ता मिल गया, हमें क्रिया मिल गई। अब हमें कर्म की परिभाषा में जाना है। कर्म की परिभाषा कहती है कर्ता, कर्ता ये कर्ता अपनी क्रिया से जिसे चाहे। ये बताइए कहने का काम किससे किया जा रहा है? तुमसे किया जा रहा है। तो कर्ता किसने, कहा क्रिया के द्वारा, जिसे चाह रहा है वो कौन है? वो तुमसे है, इसलिए तुमसे यहाँ पे कर्म है। तुमसे को क्या कहेंगे? तुमसे कर्म है। देखा, बाकी तुमसे को कोई अपादान कहेगा और कोई करण कह देगा, जबकि परिभाषा के अनुसार यदि देखते हैं तो तुमसे क्या है? कर्म है। तुम्हें उन्होंने क्या दिया? आपको पता है ना, जिसे देते हैं, जिसे देते हैं, चाहे वो को लगा हुआ हो चाहे नहीं हो, जिसे देते हैं, जिस किसी को आप कोई वस्तु देते हैं, वितरित करते हैं, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो ये जो तुम्हें है ये संप्रदान होगा, ये संप्रदान होगा। इसी तरह से आप इस तुम्हें को देखिए, ये जो तुम्हें है, इस तुम्हें में क्या है? क्या तुम्हें प्यास लगी है? प्यास शब्द स्त्रीलिंग है, और लगी जो है ना, इस कर्ता के अनुसार क्रिया के कारण लगी है शब्द आया हुआ है। ठीक है, तो ये कर्ता है, ये क्रिया है। और कर्ता प्यास लगी है के द्वारा, यहाँ पे कोई ऐसा उल्लेख नहीं जिसको चाहा जाए, इसलिए यहाँ पे कर्म नहीं है। तो क्या है? ये जो प्यास है, ये प्यास कहाँ पे लगी है? यदि मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें प्यास, इस व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ, ए मोहन तुम्हें प्यास लगी है, तो प्यास नाम की जो कर्ता है वो लग रही है, यानी वो उद्दीप्त हो रही है। वो कहाँ पे हो रही है? ये प्यास लगने घटना हो कहाँ रही है? इसमें हो रही है। तो इसके अंदर हो रही है, इसके जो है जठर में या मन मस्तिष्क में जो संदेश जा रहा है कि इसे प्यास लगी है। तो वास्तव में प्यास की जो घटना है ना, वो इस व्यक्ति के अंदर लग रही है। इसलिए हम कहेंगे तुम्हें प्यास लगी है में जो तुम्हें है वो अधिकरण है, क्योंकि प्यास लगने की क्रिया जहाँ संपन्न होती है उसे अधिकरण कहते हैं। ये तुम्हें जो है अधिकरण है। मैं तो कहता हूँ कि यदि इनमें से एक भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में, तो मुझे नहीं लगता यदि ठीक से बिना पढ़े आप इसका उत्तर दे पाओगे। इसलिए आप ध्यान रखिए, परीक्षक की मजबूरी होती है कि वो कुछ ऐसे प्रश्न करे जो बहुत ही मूल सिद्धांत पे आधारित होते हुए भी क्लिष्ट लगे बच्चों को, बच्चा सोच के लिए मजबूर हो जाए तब हो पाए। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। मैंने तुम्हें को लेके किया है, आप इसी तरह से उन्हें को लेके, हमें को लेके, आपको लेके, उसे को लेके, उसे 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 उसे, मैं 6 बार उसे 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 बोलूँगा, और हर बार उसे जो है वो अलग अलग कारक का होगा। उसे पढ़ना चाहिए, कर्ता कारक उसे, उसे तुम यहाँ मत बुलाओ, कर्म कारक, उससे कुछ नहीं होगा, करण कारक, उससे रुपए लेके आओ, अपदान कारक, उसे भूख लगी है, अधिकरण कारक, उससे मैंने बात कर ली है, उससे मैंने बात कर ली है, ये करण कारक। इस तरह से आप देखेंगे तो
जो है आपको कंफ्यूज कर देने वाली चीज़ें हैं ये, लेकिन आप सावधानी से परिभाषा में जाके फिर इस पे आएंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सब कुछ आपका व्यवस्थित हो जाएगा। इसके बाद मैं लेता हूँ वचन से संबंधित बात, है ना, वचन। तो वचन से संबंधित बात तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक दो बात हो सकता है परीक्षा में सीधे यही आ जाए, हो सकता है यही आ जाए। तो आपने देखा होगा, सरल बात तो ये है कि देखिए, सड़क कैसा शब्द है, मार्ग कैसा शब्द है, राधा कैसा शब्द है, गुस्सा कैसा शब्द है, माया कैसा शब्द है, पर्दा कैसा शब्द है, दया कैसा शब्द है, और वफा कैसा शब्द है। आप देख रहे हैं, ऐसा शब्दों का समूह आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। हम हिंदी भाषी, यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आप इनका वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिएगा, आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। मैं करता हूँ प्रयोग, देखिए। सड़क टेढ़ी मेढ़ी है या टेढ़ा मेढ़ा है? स्पष्ट है, सड़क टेढ़ी मेढ़ी बोला जाता है, इसलिए सड़क क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो। सॉरी, ये थोड़ा सा प्रकारांतर आ गया इसमें, ये लिंग से संबंधित बात आ गई है, मुझे वचन लेना था। वचन देखिए, वचन में हम लेंगे हस्ताक्षर, प्राण, तेवर, अनेक। वचन मुझे ये लेना था, तो आप देखिए, हस्ताक्षर जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन होता है, हमेशा बहुवचन होता है, ये प्रकृति है। इसलिए वाक्य होगा, मेरे हस्ताक्षर, मेरे हस्ताक्षर उसके हस्ताक्षर से मिलते हैं। मेरे हस्ताक्षर सही होगा, मेरा हस्ताक्षर गलत होगा। मेरा हस्ताक्षर जो शब्द है वो गलत होगा, मेरा गलत होगा, मेरे सही होगा, क्योंकि मेरे जो है बहुवचन है, तो मेरे हस्ताक्षर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हस्ताक्षर होता है उसमें एक अक्षर नहीं होता है, उसमें कई सारे अक्षर होते हैं, इसलिए कई सारे अक्षर होने के कारण हम उसको बहुवचन में गिनती करते हैं, मानते हैं। तो मेरे हस्ताक्षर होगा, मेरा हस्ताक्षर नहीं होगा, है ना। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे, ये भी बहुवचन में ही आता है, बहुवचन। तो इसमें बनेगा, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। तो यहाँ पर आप देखिए, उसके प्राण, प्राण बहुवचन है इसलिए उसके लगेगा। उसका प्राण निकल गया हम नहीं कह सकते, उसका प्राण निकल गया यदि आप बोल रहे हैं, इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं, उसका नहीं बनेगा। इसी तरह से तेवर शब्द जो है ना, ये बहुवचन है, तो उसके तेवर होगा। क्या होगा इसमें? उसके तेवर। उसके तेवर से मतलब है, चूंकि बहुवचन है तो उसके तेवर देखने लायक थे, उसके तेवर देखने लायक थे। जब मैंने उससे, उसके तेवर देखने लायक थे, जब मैंने उससे उस काम के एवज में पैसे मांगे, रुपए मांगे, तो वो बिफर गया, और उस समय उसके तेवर देखने लायक थे। उसका तेवर देखने लायक था, यदि हम ऐसा लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। उसका तेवर देखने लायक था, ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि तेवर बहुवचन में माना जाता है। इसी तरह से
अनेक जो शब्द है ये कभी भी बहुवचन ही होता है, ये बहुवचन ही होता है। दिखता एक है ये, लेकिन होता बहुवचन है। कभी भी आप अनेकों नहीं लिखते हो। यदि आप लिखते हैं अनेकों संस्थाओं ने उसकी मदद की, अनेकों संस्थाओं ने उसकी मदद की, ऐसा गलत है। तो क्या होगा? ये होगा अनेक संस्थाओं ने उसकी मदद की, अनेक संस्थाओं ने उसकी मदद की, ऐसा होगा। अनेकों नहीं बनेगा, अनेक बनेगा। ठीक है। तो ये जो है आप देखेंगे, हमने जो वचन की बात की, तो वचन में आप पाएंगे कि कुछ शब्द हमेशा एक वचन, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, आपका जो वचन का बेस है, आपका वचन का जो आधार है, वो बहुत बढ़िया तैयार है। कैसे? लड़के जा रहे हैं, आप बिंदी लगाएंगे, बहुवचन आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लड़का जा रहा है एक वचन है, तो बिंदी नहीं लगाएंगे और लड़का जा रहा है बोलेंगे, ये हो गया एक वचन बहुवचन। इसी तरह से सारा कुछ है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है वो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे नहीं होता है। ये हस्ताक्षर बहुवचन होता है, प्राण बहुवचन होता है, तेवर बहुवचन होता है, अनेक बहुवचन होता है। इन जगहों पर आपको क्या करना है? बहुवचन में ही व्यवहार करना है। हालांकि अनेक इसका अपवाद है, दिखता एक वचन है, अनेक को बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरह की चीजें आपको हो सकता है इसी में से प्रश्न आ जाए, क्योंकि देखिए आधारभूत बात करनी पड़ती है। सोना निकालने के लिए हजारों टन मिट्टी और कंकड़ पत्थर ढोना पड़ता है, बाद में 100, 200, 400, 500 ग्राम सोना निकलता है। तो ये सोना है, सोना। ये जो हम बता रहे हैं आपको, वचन इन जगहों पे जो है वचन का बहुवचन प्रयुक्त होता है, ये सोने की तरह है। और इसको आप ठीक से हृदयंगम कर लीजिए, हो सकता है प्रश्न यहीं से बन जाए। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लिंग के बारे में बात करना चाहेंगे। लिंग भी बहुत ही विशिष्ट है। देखिए, लिंग को हम ऐसे लिखते हैं, या फिर लिंग संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, जिसे हिंदी में अमानक मानते हैं। तो लिंग, एक लिंग वो होता है, आप में से बहुत से लोग कुछ संस्कृत जानते हो, तो एक लिंग वो होता है जो लकार से संबद्ध है, जो लकार से संबद्ध है। तो लिंग लकार वाला अलग है, लिंग जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला ये लिंग है। इसको हिंदी में लिंग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो लिंग से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, जो स्त्रीलिंग है, हमें पता है स्त्रीलिंग क्या होता है, हमें भी पता है कि पुल्लिंग शब्द क्या है, हमें ये भी पता है कि पुल्लिंग शब्द क्या है। और हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो ही शब्द होते हैं, नपुंसकलिंग नाम का कोई शब्द नहीं होता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अब देखिए, जो स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग होगा, जो पुल्लिंग है वो पुल्लिंग होगा। जैसे अभी मैंने बताया था, राधा स्त्रीलिंग है, रति स्त्रीलिंग है। आप देखेंगे गौरी स्त्रीलिंग है। आप देखेंगे वधू स्त्रीलिंग है। ये तत्सम शब्द हैं, स्त्रीलिंग है, हम सब जानते हैं, इसमें कोई अलग से किसी विशेष बात, विशेष जानकारी की अपेक्षा नहीं है। आप यदि शब्द देखते हैं, राम पुल्लिंग है ना। इसी तरह से आकाश पुल्लिंग है, इसी तरह से छात्र पुल्लिंग है। यहाँ भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हमें अन्य भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं उनका भी प्रयोग करते हैं। तो एक ही शब्द जिसके अंत में आ रहा है, स्त्रीलिंग के रूप में हिंदी संस्कृत वाले में प्रचलित है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं, आ से कोई मतलब नहीं है, ई से कोई मतलब नहीं है। ई वाला शब्द भी पुल्लिंग हो सकता है और आ वाला शब्द ही पुल्लिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा जो है ना,
वो अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, देशी, तद्भव और तत्सम, इन 6-7 प्रकार के मसालों से निर्मित है। इसलिए समस्या आती है कि शब्द को क्या माना जाए। उदाहरण के लिए देखिए, ये तो सरल था, उदाहरण जो खास बात उसे देखिए आप। हमारे पास शब्द है परिषद, ठीक है। हमारे पास शब्द है संसद, हमारे पास शब्द है पर्दा, हमारे पास शब्द है गुस्सा, हमारे पास शब्द है सड़क। अब देखा जाए तो परिषद, संसद, इनके बारे में यदि इस तरह से निर्णय लेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। वस्तुतः परिषद शब्द जो है ना वो स्त्रीलिंग है, संसद शब्द भी स्त्रीलिंग है, पर्दा शब्द पुल्लिंग है। यद्यपि रति और राधा और दया, माया, कृपा वगैरह जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन पर्दा शब्द आकारांत होते हुए क्या है, ये पुल्लिंग है। गुस्सा शब्द भी पुल्लिंग है। सड़क शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। इसको हम कैसे करेंगे भाई, ऐसे कैसे समाधान होगा? तो बहुत ही सरल विधि बता दूं मैं आपको। वो विधि है, इसको वाक्य में प्रयोग करके देख लेना। जैसे वाक्य में परिषद यह निर्णय करती है कि आगामी फरवरी माह से इस कृत्य को संपादित किया जाएगा। तो परिषद निर्णय करती है, परिषद निर्णय लेती है, ऐसा होगा। संसद जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग है, संसद जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग है। पर्दा शब्द है, ये पर्दा पुल्लिंग माना जाता है, हालांकि अंत में है लेकिन ये पुल्लिंग माना जाता है। गुस्सा शब्द दया, माया, कृपा की तरह मनोविकार होने के उपरांत भी हम इसे गुस्सा शब्द को हम स्त्रीलिंग का नहीं मानते, हम इसे पुल्लिंग का मानते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत गुस्सा आती है नहीं बोल सकते हम। और सड़क शब्द जो है वह भी स्त्रीलिंग है। सड़क, लंबी सड़क थी, वहाँ पे सुरंग से होकर लंबी सड़क बनाई गई थी। वहीं यदि मार्ग की बात करें तो मार्ग शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। यदि आप दया, माया, कृपा की बात करें तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप लोकसभा की बात करें, लोक की बात करें तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। सभा, केवल सभा लेते हैं तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल प्रयोग करके देख लेना है। मुझे उस पर बहुत दया आई। मार्ग टेढ़ा मेढ़ा था, लंबा मार्ग था, मुझे बहुत लंबे मार्ग से होकर गुजरना पड़ा। तो मार्ग पुल्लिंग है, दया स्त्रीलिंग है, लोक पुल्लिंग है और सभा स्त्रीलिंग है। इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग होते हैं, उन्हें हमें बोल के देखना पड़ेगा। यदि ऐसा आप कर पाते हैं तो आप आराम से इसके बारे में निर्णय ले पाएंगे। हम कुछ पक्षी के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोयल, भौंरा, चिड़िया, ठीक है। तो आप देखेंगे केचुआ, गिलहरी, भालू, ये बताइए कोयल शब्द कैसा है? वास्तव में कोयल शब्द जो है ना वो पुल्लिंग है, बायोलॉजिकल वे में। यदि जीव विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जो कोयल है अपनी मादा कोयली को आमंत्रित करता है कुहू कुहू करके। 1 महीने बाद कोयल अपना राग, अपना धुन
बिखरेगा हमारी छटा में, तो आप पाएंगे कि वो बुलाता है, कोयली को बुलाता है कुहू कुहू करके। तो इस प्रकार कोयल जो है प्रकृति के अनुसार देखा जाए, उसके लिंग के अनुसार बायोलॉजिकल रूप में देखा जाए तो कोयल पुल्लिंग है। लेकिन हिंदी भाषा में झंझटों से बचने के लिए कोयल को स्त्रीलिंग कह दिया गया है। तो ये कोयल जो है जैविक रूप से क्या है? कोयल जैविक रूप से कोयल तो है पुल्लिंग, लेकिन हम इसको कहते हैं क्या? स्त्रीलिंग। एक व्यावहारिक रूप है इससे। तो आपको ध्यान रखना है, आप बायोलॉजी की बात यहाँ नहीं कर रहे हो, भाषा की बात कर रहे हो, तो ये जैविक रूप से पुल्लिंग है, लेकिन इसको स्त्रीलिंग के रूप में हम प्रयोग करते हैं। कोयल गा रही है ऐसा बोलते हैं। वास्तव में चितकबरा जो होता है वो कोयली होती है, कोयली शब्द का प्रयोग हम करते नहीं हैं। इसी तरह से भौंरा जो है, भौंरा मादा भी है और नर भी है, लेकिन हिंदी भाषा में सुविधा की दृष्टि से हमने भौंरे को पुल्लिंग ही माना है। भौंरा मडराता है, असल में भौंरा मडराता भी है, भौंरी मडराती भी है, लेकिन हम अपनी सुविधा से, देखिए प्रकृति में घटनाएं घटती हैं, जैविक रूप से घटनाएं घटती हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है। भौंरा भौंरी का प्रेम होता है, भौंरा भौंरी संग करते हैं, लेकिन हम व्यवहार में उस काले वर्ण के कीट विशेष को भौंरा ही कहते हैं। तो जैविक रूप से भौंरा दोनों है। जैविक रूप से भौंरा क्या है? दोनों है, स्त्रीलिंग भी है और भौंरा पुल्लिंग भी है। लेकिन हमारे हिंदी के विद्वानों ने उस व्यवहार से बचने के लिए भौंरे को क्या कहा? पुल्लिंग कह करके इसे एक लिंग का नाम दिया। तो आप यदि भौंरा शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना है भौंरा पुल्लिंग है। चिड़िया शब्द, चिड़िया स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग भी है, पर हम किसी पक्षी विशेष को सामान्य रूप से कहने के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग न कह के हम इसको स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हुए भी हम इसे स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग लेते हैं। यानी आपको भाषा में इसे पुल्लिंग न कह के स्त्रीलिंग कहना है। केचुआ, ऐसा तो है नहीं कि केचुआ का कोई लिंग न होता हो। विज्ञान में केचुआ को उभयलिंगी बताया गया है, लेकिन हिंदी भाषा के जानकारों ने केचुआ को कोई लिंग न बता करके एक लिंग पुल्लिंग के रूप में परिभाषित किया है। तो आपको यदि पूछा जाए कि केचुआ कौन सा लिंग है, तो केचुआ में यद्यपि आ रहा है अंत में, बावजूद इसके हम इसको पुल्लिंग का बताएंगे। ये बताइए, गिलहरी क्या वही गिलहरी है जो नर गिलहरी है? मादा गिलहरी गिलहरी नहीं है क्या? मादा गिलहरी भी गिलहरी है, नर गिलहरी भी गिलहरी है, पर हिंदी भाषा में एक रूपता की दृष्टि से, सहजता की दृष्टि से हमने गिलहरी शब्द को पुल्लिंग के रूप में स्थापित किया है। तो ये जो गिलहरी है नर भी है और मादा भी है, यानी पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग भी है, लेकिन हमने इसको भाषा में किस रूप में प्रयोग किया है? हमने इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग किया है। गिलहरी जा रही है, गिलहरी भाग रही है आदि। ये देखिए भालू, क्या भालू नरी भालू होता है, मादा भालू नहीं होती। मादा भी होती है और नर भी भालू होता है, पर हम लोगों ने हिंदी में इसको भालू को पुल्लिंग के रूप में ही कह रखा है। और इस तरह से भालू जो शब्द है, चाहे कुछ भी होता हो, आपको पुल्लिंग के रूप में बताना है। तो ऐसी जो है ना लिंगों की पूरी श्रृंखला है। इन पूरी श्रृंखलाओं को ध्यान से देख के समझ के आपको इसका समाधान करना होगा, तब आप आधिकारिक रूप से अंकों के हकदार हो सकते हैं। केवल ये कह देने मात्र से या ये मान लेने मात्र से कि हम हिंदी भाषी हैं, हम कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। पिछली बार केचुआ वाला शब्द जो है वो हाई कोर्ट तक विवादास्पद हुआ था, और अंत में ये परीक्षा विशेष में पूछा गया था, लोक नियोजक परीक्षा में, जो हाई कोर्ट के लिए जो न्याय विभाग में जो पद होता है उसके लिए परीक्षा आई थी, तो उसमें केचुआ सब विवादास्पद हुआ था। तो इसे फिर हाई कोर्ट ने माना था कि जो सही है उसे माना जाए। तो केचुआ देखने में तो पुल्लिंग लगता है, सुनने में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये पुल्लिंग है। तो इसका आपको ध्यान रखना। इसके अलावा हमने जैसा बताया आपको कि जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में बदलना, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में बदलना, तो आप देखेंगे जब हम इसके तह में जाते हैं तो बात ही कुछ और है। एक भी प्रश्न सहज नहीं किया जा सकता। जैसे ही तह में जाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लीजिए और इस टेक्नोलॉजी की वजह से
विद्या चैनल के कारण आप इन सारे प्रकरणों को बार बार देख के आत्मसात कर सकते हैं। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। अभी तो ये चूँकि आपकी भाषा का शब्द है, ये इसको आराम से समझ के देख के, और मुझे लगता है इसमें से सीधे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो मैं अपनी बात को, अपने कथ्य को यहीं विरमित करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और अगले सेशन में हम कुछ नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।